हेलो डीडी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, जिस समाज में हम सभी रहते हैं उस समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है, हमारे कुछ दायित्व होते हैं जिनका निर्वहन हमें करना चाहिए, क्योंकि हम एक टाइम पर इस काबिल बन जाते हैं कि समाज के कल्याण हेतु हम जो समाजवासी हैं उनकी मदद भी कर सकें और समाज का उत्थान हो सके। ऐसे में जो सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा तो कई योजनाएं चलाई ही जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो समाज कल्याण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, अपनी सेवा जो है वो दे रहे हैं। तो आज इन्हीं विषयों पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाज कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण जो विषय है इस पे भी हम आज बातचीत करेंगे। इस विषय पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप चौरे जी को, जो कि कंसल्टेंट है, ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन है। और साथ ही साथ हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है श्री रमेश कुमार सिंह जी को, जो कि संयुक्त संचालक हैं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण भोपाल संभाग से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आप देख रहे होंगे आमतौर पर आप जिससे भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो किसी ना किसी का गला खराब है या फिर बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये हम जानते हैं डॉक्टर प्रदीप चौरे जी से। दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। दर्शकों, ये देखा गया है कि साल के इस भाग में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हर बार एक प्रकार का राइनो वायरस या कोई मिलता जुलता कोई म्यूटेटेड वायरस आता है और वो सबको अफेक्ट करता है। हर बार एक अलग रहता है। ये ना केवल भोपाल, ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल देश, बल्कि विदेश में भी फैला हुआ है और धीरे धीरे करके अपने आप ये कम होता जाता है और ख़त्म हो जाता है। जी। इस साल के इस भाग में हमने देखा कि यूजुअली रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा कम ही होता है, एक्सरसाइज कम हो पाती है, खान पान में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारी समस्या नहीं है, ये समस्या पूरी दुनिया भर की है जी। इसलिए अब इसके साथ में गला खराब होना, नाक में से पानी बहना, सर्दी जुकाम होना और खांसी, और खास करके खांसी जो रहती है वो लंबे समय तक चलने वाली खांसी, गले में खराश, बहुत परेशान करने वाली, कभी कभी नींद नहीं आना, हल्का सा बुखार आना। जी जी। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं इन सब चीज़ों के जी, साथ तो में। क्या ये चिंताजनक विषय है अगर किसी को ऐसी कोई परेशानियां जा रही हैं? नहीं, ये कतई चिंताजनक विषय नहीं है, क्योंकि ये हर साल का रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रकार से हमारा शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इतनी सक्षम है कि वो इन सब चीज़ों से डील कर सके। जी बिल्कुल। इसी के साथ समाज कल्याण के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, तो सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जो भोपाल संभाग में विभाग है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। दिव्यांगजनों के सबसे पहले अधिकार उन्हें क्या क्या प्राप्त हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। रमेश कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर सामाजिक न्याय भोपाल में पदस्थ हूँ। जहाँ तक दिव्यांगों के बारे में है, दिव्यांगों के लिए भारत सरकार के साथ साथ हमारी मध्य प्रदेश सरकार बहुत तरह की योजनाएं लाई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित योजना है वो है पेंशन की योजना, जिसको कि दिव्यांग पेंशन कहा जाता है। दिव्यांग पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि वो सबसे पहले वो बच्चा या व्यक्ति वो 40% या उससे ज़्यादा हो। अगर 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता होगी तभी उसे लाभ मिल पाएगा। जी। ऐसा है कि अगर किसी बच्चे का 6 उंगली है या 6 माने पैर में, हाथ में कहीं भी हो, तो वो दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आता है। दिव्यांगता के सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपने 1250 हॉस्पिटल में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कि विभिन्न स्तर के डॉक्टर रहते हैं। जिस चीज़ की दिव्यांगता चाहिए वो डॉक्टर तो रहेंगे, साथ में 2-3 डॉक्टर और होते हैं, और उनके द्वारा ही उसके चेयरमैन सिविल सर्जन जो हैं राकेश श्रीवास्तव साहब, वो अभी वर्तमान में हैं, उनके द्वारा उसको जारी किया जाता है। ये दिव्यांगता जो है एक बार अगर बन जाए तो भारत सरकार ने अभी यूडीआईडी कार्ड का भी शुरू किया है, जिससे कि एक बार अगर दिव्यांगता बन जाए, दिव्यांग प्रमाण पर,
तो ऑल होल लाइफ में वो बना रहेगा, और उसको यूनिवर्सल आई कार्ड कहेंगे। और ये हमारे देश में बन रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल जिला इसमें काफ़ी आगे है। सारे दिव्यांगों को हम लोग दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी के मार्फत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप चौरे जी, अगर हम बात करें नाक कान गला के बारे में, तो ऐसे में ऐसी कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिससे जो व्यक्ति है वो दिव्यांगजन कहलाने लग जाता है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चा जब बहुत छोटा रहता है, साल 2 साल का रहता है, तो एक डिफॉर्मिटी होती है जो कि अंदर के कान से होती है। तो उसमें जो कॉक्लिया रहता है हमारा अंदर का कान, जहाँ से सारी आवाज़ वहाँ जाती है, वहाँ से हो करके दिमाग में, ब्रेन में पहुँचती है और एनालाइज होती है। तो कॉक्लियर डिफॉर्मिटी होती है, जिसके कारण बच्चा सुन नहीं पाता। और अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे? तो ये माँ बाप जो रहते हैं वो बहुत ही ध्यान देते हैं। वो पहले से पता उनको चल जाता है कि हमारा बच्चा कितना ही बुलाओ लेकिन वो सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। जी। तो ऐसे में उन माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जाकर के डॉक्टर से बात करें, उनको दिखाएं, ईएनटी स्पेशलिस्ट को। और ईएनटी स्पेशलिस्ट फिर वहाँ जाकर के ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेज करके टेस्ट करवाते हैं। ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री और बेरा के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि बच्चा बहरा है, जन्मजात बहरा है। ऐसे में 2 साल से 3 साल की उम्र से लेकर के 5 साल 6 साल तक के इसको अगर ऑपरेशन करके कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की जाती है, तो उसके थ्रू जो है उसमें जो अंदर का कॉक्लिया है उसमें एक वायर या कह सकते हो केबल प्रकार लगा सकते हैं और उसमें स्टिमुलेशन दिया जाता है कॉक्लिया में। जी। तो वो सर्जरी अगर जल्दी हो जाए तो बच्चा सुनने लगता है, और जब बच्चा सुनेगा तो बच्चा बोलने लगता है। और उसके साथ में ये एक सबसे बड़ी बच्चों की साथ में दिव्यांगता है जिसको मैं कहूँगा। उसके अलावा जो है बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों के कारण कटे फटे होंठ रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, जो कि तालू भी रहता है, वो भी कटा हुआ रहता है। तो बच्चा जब भी पानी पीता है तो नाक से निकल आता है। तो ये एक बड़ी, बोलने में उसको जो है वो मिमियाता है जिसको कह सकते हैं, बोल नहीं पाता अच्छे तरीके से, और देखने में भी ये बहुत ही भद्दा जैसा लगता है। तो आजकल गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट अनुदान इसके लिए देती है, और जो हमारे प्लास्टिक सर्जन्स हैं, ईएनटी सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, ये इसको ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। और बच्चा बाद में जब बड़ा होता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि उसको कभी ये बीमारी रही है। तीसरा मैक्रोटिया, एनोटिया, मतलब कान जो है बाहर का कान जो रहता है तो वो कभी कभी एब्सेंट रहता है, तो उसका भी जो है ऑपरेशन करके नया कान लगाया जा सकता है। नाक की रहती, टेढ़ी नाक का रहता है, तो वो सेप्टोप्लास्टी या सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी करके ये ठीक किया जा सकता है। ये कॉमन बीमारियां हैं जो कि थोड़ी सी जो दिव्यांगता होती है इनके कारण। बिल्कुल। और समय रहते अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया करते हैं अगर आप, तो ऐसे में इन चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है काफ़ी हद तक, क्योंकि ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही श्री रमेश कुमार सिंह जी, आपसे हम यही जानते हैं कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके विभाग के द्वारा, तो सबसे पहले ये कौन कौन सी योजनाएं हैं ये तो हम जानेंगे ही। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी सागर से, उनका सवाल हम पहले लेते हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? हाँ मैम नमस्कार, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये था कि जैसे सर ने अभी बताया कि जो 40% से ज़्यादा विकलांगता है उन्हें पेंशन मिलती है प्रति महीने। तो सर अभी जैसे मध्य प्रदेश में 600 रुपये मिलते हैं, तो क्या परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलते हैं? अगर किसी को 100% या 90% विकलांगता है तो उससे ज़्यादा मिलेंगे, या जैसे 50% है उससे कम मिलेंगे, ऐसा कुछ होता है? सभी को एक जैसे मिलते हैं 600 रुपये अभी यहाँ मिल रहे हैं? और दूसरा सवाल मैंने था कि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि सर्टिफिकेट है पर वो मध्य प्रदेश सरकार का है, बल्कि यूडीआईडी जो अभी बनने लगे हैं ये नहीं है, बल्कि वो पुराने वाले सर्टिफिकेट है। तो क्या उन्हें यूडीआईडी कार्ड बनवाना आवश्यक है, और हाँ तो कहाँ पर बनेगा? सबसे पहले आपने पेंशन के बारे में चर्चा की, तो अगर 40% या उससे ज़्यादा, अगर 100% भी कोई दिव्यांग है तो उसे 600 रुपये ही मिलेगा। इसमें किसी तरह की भिन्नता नहीं है। तो दिव्यांग पेंशन जो है वो 600 रुपये ही मिलेगा। जैसा कि आपने पूछा कि यूडीआईडी कार्ड कहाँ बनेगा, तो यूडीआईडी कार्ड अपने ज़िले में जो आपका सिविल अस्पताल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में वहाँ बनाया जाता है। और उसके अलावा आप सामाजिक न्याय विभाग का जो डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय है या जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय, वहाँ भी आप जा कर के
उसके लिए आप वहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उससे आप संपर्क करके अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगर एक बार यूडीआईडी कार्ड बन जाए तो फिर वो आजीवन बने कार्य करेगा, उस आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, तो इसके साथ ही अगर ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें तो ऑनलाइन भी कुछ ऐसा रहता है कि घर बैठे ही कोई फॉर्म भर दिया जाए और ये सर्टिफिकेट बन जाए? नो, उसके लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ही इसको बनाते हैं और जी। बनाने के बाद आजकल जो है यूडीआईडी कार्ड ही बनाकर वो दे रहे हैं। पहले जैसा सादा कागज में बनाकर देते थे विकलांगता प्रमाण पत्र, आज के समय में वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो उनको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, जाने के पश्चात ही वहाँ से बनेगा। जी, और साथ ही साथ हम स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल जाता है कि पहले तो एलर्जीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये जो एलर्जी का नाम है डॉक्टर चौरे जी, ये बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। ऐसे में कोई कहता है कि साइनोसाइटिस हो गया है, नाम भी सबको पता चल गए हैं आजकल तो ऐसे में सेल्फ ट्रीटमेंट भी लोग ले लेते हैं। ये कॉमन बीमारियाँ क्या क्या हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं, फिर हम आएंगे ट्रीटमेंट पर। देखिए, पुराने ज़माने में हम इसका नाम नहीं सुनते थे। उसका रीज़न था कि पुराने ज़माने में इतना एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। आज के ज़माने में आप देखेंगे कि ना केवल एयर पोल्यूशन है, बल्कि गाड़ियाँ इतनी सारी हज़ार गुना ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो धूल धुआं और स्मॉग जिसको कहते हैं, स्मॉग मतलब फॉग के साथ में धूल मिल करके स्मॉग बनाते हैं। तो एक प्रकार से हमारा तो खैर भोपाल के हिसाब से हम थोड़े लकी हैं, लेकिन जैसे दिल्ली जैसे देखा जाए, प्रदेश में देखा जाए, तो वहाँ पर स्मॉग के कारण जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा शहर एक गैस चेम्बर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जब स्मॉग धीरे धीरे करके नीचे उतरता है, तो ये धूल हमारे नाक के थ्रू जब जाता है, तो हमारा शरीर इस धुएं को निकालने की कोशिश करता है। वो कैसे? सबसे पहले नाक में ही हमारे यहाँ पर रिसेप्टर्स रहते हैं, कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं इसको। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वहाँ पर, CTZ। तो वहाँ से छींकों के रूप में सबसे पहले, तो छींक बीमारी का नहीं, अपितु ये एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म है कि बॉडी उस धुएं को, धूल को छींक के माध्यम से बाहर निकालना चाहती है, नंबर 1। दूसरा होता है नाक में से अत्यधिक पानी आना। तो पानी आना भी, ये भी एक बीमारी नहीं है, ये भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का एक और भाग है, जिसमें कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन से पानी निकलता है नाक में से। वहाँ पर म्यूकस गॉबलेट सेल्स रहते हैं, इन गॉबलेट सेल्स में से एक्सेसिव म्यूकस निकलता है और इसमें जो धूल और धुएं के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इसमें डिजोल्व होकर के नाक में पानी से निकल के बाहर निकल जाता है। और तीसरी चीज़ खांसी है। खांसी का भी एक और रीज़न है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं जिसमें हम झाड़ू दे करके लंग्स में से इस धूल धुएं को निकालें। तो खांसी के रूप में और एक्सेसिव कफ के रूप में उसमें से जितना भी स्मॉग है वो सारा निकल जाता है। तो ये आप मान लीजिए कि जब ये एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जब डिफेंस सिस्टम खुद ही ऑफेंसिव हो जाए तब इसको हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी इज नथिंग बट एक्सेसिव डिफेंस ऑफ द बॉडी। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है पैदाइशी विकलांग होते हैं और कुछ लोग जो अपनी आदत से विकलांग हो जाते हैं और कुछ लोग जो इसकी जनता में विकलांग होते हैं। तो ऐसी दशा में जो लोगों को समाज कल्याण की तरफ से कौन योजना का लाभ दिया जा सकता है? स्वास्थ्य विभाग उनके लिए कौन सी मदद कर सकता है? जहाँ तक विकलांगों की बात है, कोई भी विकलांग हो, अगर उसके पास डॉक्टर के द्वारा सर्टिफिकेट जारी होता है, यूडीआईडी कार्ड होता है, तभी उससे लाभ मिलेगा, चाहे वो कहीं भी किसी तरह का भी दिव्यांग क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तक दिव्यांगों के लिए होना जरूरी ये है कि वो 40% या उससे ज़्यादा हो। अगर वो 35% दिव्यांग है तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता और उसे किसी भी प्रकार का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। दिव्यांगों के लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, विवाह सहायता। ये बहुत अच्छी योजना है, ताकि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल हो गई है, अगर दो दिव्यांग आपस में शादी करें तो उन्हें शासन की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक मुश्त। शर्त यह है कि उसकी शादी के 1 साल के अंदर वो आवेदन अपनी जनपद पंचायत, नगरीय निकाय में नगर निगम, नगर पंचायत में आवेदन करें जी, और उसमें अपना विवाह का प्रमाण पत्र लगाएं, शादी का फोटो लगाएं
और उसको अपने आवेदन करके जनपदों में और नगरीय निकाय में प्रस्तुत करें। उसके बाद वो आवेदन मेरे पास या ज्वाइंट डायरेक्टर और सामाजिक न्याय के यहाँ आता है, तो उसको कलेक्टर के द्वारा निराश्रित निधि एक फंड होता है हमारे विभाग में, उससे उसको लाभ मिलता है। लेकिन अगर कोई दिव्यांग सामान्य से शादी करे, एक बहुत अच्छी योजना है ये भी, विवाह सहायता का ही है, उसमें शासन चाहता है कि हमारे दिव्यांग सामान्य के से शादी करें और उनके जीवन में खुशहाली आए, वो सामान्य जीवन जी सकें। तो इसलिए ऐसे में अगर सामान्य कोई भी वर वधू में से कोई भी एक सामान्य हो और एक दिव्यांग हो और वो आपस में विवाह करते हैं, तो उन्हें एक की बजाय 2 लाख रुपए शासन देती है। तो हमारे दिव्यांग भाइयों से अनुरोध है कि अगर इस एज ग्रुप में अगर आप आ गए हो, शादी करने वाले हो या कर रहे हो, तो शादी अवश्य करें और उससे इसका लाभ भी लें। जी। शर्त यह है कि आप समय में आवेदन जरूर प्रस्तुत करें, जिससे कि आपको शासन का से आपको लाभान्वित किया जा सके। जी, और ये समय सीमा है 1 साल के अंदर एक तक? साल के अंदर। जब भी मान लीजिएगा अगर मार्च में शादी हुई है पिछले साल, तो भी इस साल के मार्च के अंदर ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। जी, कुछ फीस भी लगती है इसमें नहीं, आवेदन इसके के लिए लिए? कोई भी फीस शासन ने निर्धारित नहीं किया है। जी। आपको वो प्रोफार्मा जो है फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा, उसमें आपका और आपकी वधू का पूरा आधार कार्ड और समग्र आईडी वगैरह सब लगाना पड़ेगा, पता देना पड़ेगा, पंडित उंडित का जो भी रहता है वो लगा के मैंने शादी का कार्ड भी लगा दें, जी। तो आपको मिल जाता है 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। साथ ही साथ दर्शकों, जो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसे वैसे भी नोबल कहा जाता है कि समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर प्रदीप चौरे से हम जानते हैं कि एक जो डॉक्टर होता है किस तरह से वो समाज कल्याण में अपनी भागीदारी निभाता है। देखिए, ये एक बड़ा पर्सनल मैटर है। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी डॉक्टर चाहे कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये इतना नोबल प्रोफेशन है कि कभी भी डॉक्टर अपने मरीजों के साथ में कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगा और उसका गलत लाभ नहीं उठाएगा। लेकिन उसके बावजूद सबका पर्सनल अपना अपना होता है चैरिटी करने का। जैसे मैं पहले दिन से, जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी है, मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी हिंदुस्तान के आर्मी के जवान से लेकर के जनरल तक के, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उनसे फीस नहीं लूँगा। उनका ऑपरेशन भी होगा तो मैं मुफ्त इलाज करूँगा, मुफ्त ऑपरेशन करूँगा। और मैं पिछले 38 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल डिपेंड करता है, मैं मेरे यहाँ जो बहुत गरीब आते हैं और उनको जिनको हियरिंग लॉस होता है, बुढ़े होते हैं, गांव के होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, उनको मैं अपनी तरफ से मुफ्त हियरिंग एड प्रोवाइड करता हूँ, 1 पैसा भी नहीं लेता उनसे। उसके अलावा जो है, मैं एक यहाँ पर टीटी नगर गुरुद्वारा में चैरिटेबल क्लिनिक है, वहाँ जाकर के अपनी सेवाएं मुफ्त भी देता हूँ, गुरुवार को और इतवार को। तो गरीब लोग वहाँ पर आकर के अपनी सेवाएं वहाँ लेते हैं सेवाएं, और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए जो है, आप मान के चलिए कि किसी ना किसी तरीके से हर डॉक्टर किसी प्रकार की चैरिटी करता ही है। फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, लायंस क्लब के हों, रोटरी क्लब के हों, चाहे किसी के हों। इसके अलावा हमें आशा निकेतन नाम की एक स्कूल है और एक अस्पताल भी है। अस्पताल में बहुत साल, 20 साल तक के मैंने अपनी सेवाएं वहाँ दी। वहाँ पर जो है गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है और वहाँ पर भी बहुत ही कम पैसे में इलाज होता था। वहाँ पर भी मैंने खूब लंबे समय तक सेवाएं दी और अभी भी मैं इनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप मान के चलिए कि हर डॉक्टर किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं चैरिटी में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो समाज कल्याण की बात हो ही रही है, ऐसे में डॉक्टर प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो जैसे भी हो सकता है, ट्रीटमेंट के अलावा निःशुल्क ट्रीटमेंट देकर भी लोग जो हैं लोगों की सहायता कर रहे हैं और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही साथ योजनाओं के बारे में हम बातचीत कर ही रहे हैं रमेश कुमार सिंह जी। तो एक आपने विवाह के बारे में बता दिया, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं? दिव्यांगों के लिए हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं लाई हैं। जैसे कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसका समय समय पर हम लोग परीक्षण कराते हैं। दिव्यांगता के पहले 7-8 टाइप हुआ करते थे, अभी 21 तरह की दिव्यांगता हो गई है जी। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति पैर से अगर दिव्यांग है तो उसका परीक्षण हम लोग कराते हैं और परीक्षण के उपरांत उसे बैसाखी और डॉक्टर की सलाह पर ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर प्रदान किया जाता है। अगर कोई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो चैरिटी में करते हैं, लेकिन शासन भी इसमें आगे आई है। और अगर कोई मूक बधिर है, सुन नहीं पाता है, बच्चा हो, 6 साल की उम्र ज़्यादा हो,
तो उसको हम लोग हियरिंग एड भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर दिव्यांग कोई बच्चा पढ़ रहा हो और उसकी दिव्यांगता अस्थि के रूप में अगर 80% या उससे ज़्यादा है जी। तो शासन की तरफ से उसे मोटरेट साइकिल प्रदान किया जाता है। वो मोटरेट साइकिल्स को लाइफ में एक बार ही मिलता है, लेकिन 9th में अगर पास करे तो 10th में दिया जाता है, या फिर ITI करे या टेक्निकल जॉब में जाता है तो उसको भी हम लोग मोटरेट साइकिल प्रदान करते हैं जी। साथ ही साथ अगर कोई दिव्यांग मूक बधिर है, ब्लाइंड है, तो उसे अगर 60% नंबर लाए और 60% से ज़्यादा दिव्यांगता है तो उसको हम लोग लैपटॉप भी शासन की तरफ से दिया जाता है। अभी भोपाल में गैस राहत जो ITI की जो संस्था है उसमें हमने 65 बच्चों को लैपटॉप प्रदान किया गया है। जी बिल्कुल। समय समय पर परीक्षण शिविर भी हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया उन्हें ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, हियरिंग एड, कैलिपर्स, बैसाखी, जो भी उनकी आवश्यकता होती है परीक्षण के बाद पात्र पाए जाने पर उन्हें उनका लाभ शासन की तरफ से दिया जाता है। जी। दिव्यांगों में अगर कोई एक दिव्यांग हो और उसमें एक से ज़्यादा दिव्यांगता हो तो उसे बहुविकलांग की श्रेणी में रखा गया है और उसको 600 के अलावा 600 रुपये उसे और दिए जाते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई है, और सरकारों ने ऐसा किया कि पहले इसके लिए BPL का होना जरूरी होता था, लेकिन पुरानी सरकारों ने इसको BPL को हटा दिया, यानी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में आ रहा है जी। तो उसे हम लोग 600 रुपये लाभ तो देंगे ही देंगे, और अगर बहुविकलांग है यानी एक से ज़्यादा दिव्यांगता है तो उसको अतिरिक्त 600 रुपये और दिया जाएगा, यानी कि उसे एक महीने में कम से कम 1200 रुपये मिल जाएंगे। जी। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, जैसे ITI में पढ़ रहा है, तो उसके भरण पोषण के लिए भी शासन की तरफ से 2000 रुपये प्रति माह उसे दिया जाता है। इसके रहने के लिए भी अगर 5 दिव्यांग हैं और वो एक साथ मिलकर कहीं भाड़े पर रह रहे हैं तो कॉलेज से अगर सर्टिफिकेट उसे मिल जाए कि यहाँ पर भाड़े पर रह रहे हैं, दिव्यांग होना चाहिए, जी हाँ, तो उसके रहने की ये जो खर्च होता है उसका भी हम लोग कलेक्टर रेट से उसका भाड़ा फिक्सेशन कराते हैं, उसको रहने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाती है। इसलिए दिव्यांगों के लिए हर तरह से शासन सजग है और चाहती है कि उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करें, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न हो। बिल्कुल। सामाजिक न्याय विभाग सदा इसके लिए अग्रसर रहता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप चौरे, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, कोई ऐसा बच्चा है उदाहरण के तौर पर जिसके जो कान है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, अब ऐसे में वो आपके पास आता है, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रहते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये इसमें सबसे पहले तो हम हियरिंग टेस्ट करके देखते हैं उसका। हियरिंग टेस्ट में पता लग जाता है कि सुनाई देना इसको ठीक है कि नहीं है। सुनाई देना ठीक है तो उसके बाद में जो बाहर का कान है, ये जो इसको हम पिन्ना बोलते हैं, इस पिन्ना जो है 6 ट्यूबरकल से बनता है, पर कभी कभी डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता तो उसमें छोटा रह जाता है या कटा पिटा रह जाता है, तो ऐसे में ईयर कंस्ट्रक्शन होता है और हम लोग चेस्ट से रिब लेते हैं, रिब कार्टिलेज लेकर के हम लोग उसमें 3 या 4 उसमें स्टेजेस में ये सर्जरी होती है और कान बिल्कुल नॉर्मल कान जैसा दिखता है। जी, अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है क्या इसमें? देखिए, ये अगेन ये डिपेंड करता है कि जो सर्जन कर रहा है उसके ऊपर है ये सब कुछ, क्योंकि ये तो उसके अलावा कुछ सामान तो लगना नहीं है, सिर्फ सर्जन की स्किल्स लगती हैं इसमें। तो ये सर्जन चाहे, और बहुत सारे सर्जन्स लोग जो रहते हैं इनकी हिसाब से, और आजकल तो सरकार की, जैसे सर ने बताया, रमेश जी ने बताया कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान मिलता है इस सर्जरी के लिए, आयुष्मान योजना है, और उसमें और कई लोग जो है, कई डॉक्टर्स का ये सोचना है, जैसे मैं भी यही सोचता हूँ कि सारी चीज़ें हम सरकार पे क्यों छोड़े। सरकार तो अपने पूरा प्रयास करती है, सब देती है, सब कुछ करती है, लेकिन अगर हम ये एक सामाजिक न्याय के तहत अगर हम खुद आगे बढ़ करके हम इसमें सरकार को सहयोग करें अपनी तरफ से, तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाता। तो यही हम ये सोच करके करते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचे ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने तरफ से प्रयास करके करते हैं, और जहाँ वो बता देते हैं कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हम खर्च नहीं कर सकते, तो उनकी क्षमता के हिसाब से ही ऑपरेशन करते हैं
और मेरे ख्याल से मैं तो देखता हूँ जहाँ जहाँ लोग करते हैं, डॉक्टर अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करते हैं इनकी। जी, रमेश कुमार सिंह जी, अगर हम बात करें कल्याणी पेंशन योजना के बारे में और साथ ही साथ इसके बाद हम विवाह पर भी आएंगे, तो इस योजना के अंतर्गत क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं? जैसा कि आपने अभी पूछा, कल्याणी, कल्याणी यानी कि विधवा, विधवा का नाम अभी अच्छे तरीके में ले लिया गया है, तो उसे कल्याणी कहा जा रहा है। कोई भी महिला किसी जात की हो, किसी वर्ग की हो, किसी धर्म की हो, अगर वो 18 साल से उम्र ज़्यादा है, अगर किसी से कारणों से दुर्घटनावश उसके पति नहीं रहते दुनिया में, तो उसे 600 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है। जी। जैसा कि मैंने बताया कि विकलांगों के लिए बीपीएल हटा दिया गया, उसी तरह से विधवाओं के लिए भी अब बीपीएल हटा दिया गया है, यानी कि गरीबी रेखा में नाम होना जरूरी नहीं है। पहले इसमें अगर विधवा हो तो किसी जगह की भी, अमीर हो गरीब हो, सबकी स्थिति खराब ही रहती है। तो शासन ने सोचा कि हम क्यों ना सबको एक समान, एक धरातल पर ले आए। जी। तो इसके तहत उसने बीपीएल हटा दिया। अब कोई भी विधवा हो उसको अब 600 रुपये प्रति माह दिया जाता है। शासन ने कल्याणियों के लिए एक नई योजना शुरू की है कि अगर कोई कल्याणी विवाह करना चाहे या विवाह करती है, विधवा होने के पश्चात किसी भी व्यक्ति से कर सकती है, तो उसे एक मुश्त 2 लाख रुपए शासन की तरफ से दिया जाता है। एक अच्छी योजना है। हमारी विधवा बहनों से अपील है कि अगर इस तरह की कोई घटना घट रही है तो आप इस योजना के तहत लाभ लें और शासन इसमें आपकी मदद करेगा। इसके लिए भी आवेदन करने के लिए यही शर्त है कि आप जनपद पंचायत, नगर निगम में आवेदन करें जी। और आवेदन करने के बाद उसमें अपना पूर्व पति का अगर डेथ हो गया है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाएं, उम्र का प्रमाण पत्र दें, आधार कार्ड, समग्र आईडी अवश्य डालें, शादी होने का उसका प्रमाण पत्र दें, तो आपके यहाँ से जिले में आता है और जिले में एक शासन ने कमेटी बना दी है जी। उस कमेटी के मार्फत उसका परीक्षण किया जाता है, जिसमें कि महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, जिला पंचायत, ये सब लोग हैं, इसको परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद पात्र पाए जाने पर उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए भी दिया जाता है। तो इस शासन चाहती है कि विधवा बहनें अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो इसका लाभ लें जी और शासन को सहयोग करें। बिल्कुल, इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारे साथ सविता मिश्रा जी जुड़ गई है भोपाल से। कॉलर, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न जी, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें, उसके बाद अपना सवाल पूछें। जी, देखिए, मैं सविता मिश्रा बोल रही हूँ और मैं डॉक्टर चौरे से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हुआ है कि कोविड के बाद लोगों के नाक कान गले की जो तकलीफ है वो बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है? जी। देखिए, कोरोना के कारण कई कुछ परमानेंट डैमेजेस हुए हैं, जैसे कि नाक से सूंघने की क्षमता और टेस्ट का वापस आना, ये थोड़ा सा डिले हुआ है, बहुत लंबा समय हुआ है, लोगों के रेजिस्टेंस में थोड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये जो है ईश्वर की इतनी अच्छी संरचना है हमारा शरीर कि इसमें वापस उसी अवस्था में आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन उसके लिए अगर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट लें आप, तो वापस उसी अवस्था में आ सकते हैं। लेकिन ये उनके साथ में लागू नहीं होता जिनको जैसे कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स जो कि कीमोथेरेपी लेते हैं, या अस्थमा के पेशेंट्स हैं, या स्मोकर्स हैं, या तंबाकू खाने वाले हैं, उन लोगों को इस कोरोना ने ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल नॉर्मल 100% नॉर्मल हो जाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो अगर कोई अच्छी डाइट रखता है, एक्सरसाइज करता है, जी, तो जी। वो इन सारी चीज़ों से जो आगे बिल्कुल संक्रमण नॉर्मल रहे हो हैं, सकता उससे है, बचा बिल्कुल जा नॉर्मल सकता हो है। सकता है। बिल्कुल, इसके साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए। ऐसे में नशे की समस्या आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो रमेश कुमार सिंह जी, क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं इस क्षेत्र में? नशा मुक्ति एक अभियान है। मध्य प्रदेश शासन के साथ साथ भारत सरकार ने भी नशा मुक्त भारत अभियान योजना चलाया है। हमारे लिए एक हर्ष की बात है कि हमारा प्रदेश पूरे भारत में नशा मुक्ति के क्षेत्र में
हमारा दतिया जिला इसमें अव्वल रहा और इसके लिए हमें हमारे प्रदेश को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नशा मुक्ति की जहाँ तक बात है, ये एक अभिशाप है। वर्ष में 4 बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए अभियान चलाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी बापू का जो देहावसान का समय था, उसको हम लोग नशा मुक्ति के लिए उपयोग करते हैं, लेते हैं। इसी तरह से 26 जून, 30 मई और 2 अक्टूबर वर्ष में 4 बार इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। सामाजिक न्याय विभाग गली मोहल्ले, पंचायत, नगरीय निकाय में प्रचार प्रसार करता है, शपथ दिलाया जाता है। नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। नशा मुक्ति के लिए समय समय पर परीक्षण किया जाता है और उनको निःशुल्क भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं जी। उसमें वो लोग जा कर के परीक्षण कराते हैं और उनको सहायता दी जाती है। नशा के लिए हर समय हम लोग प्रयास रहते हैं। स्कूल में अगर प्रयास ये रहता है कि जहाँ स्कूल है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोई भी नशे के संबंधित जैसे दुकानें हैं वो न लगाई जाएं। इसके लिए हमारा भोपाल ज़िले में हमारे माननीय कलेक्टर और जिलाधीश महोदय और अन्य लोग भी प्रयास करते हैं, शिक्षा विभाग भी करता है कि नशा से दूरी बच्चे को बनी रहे। और चूँकि नशा एक अभिशाप है, एक बार अगर शुरू हो जाए तो इसमें 1 वे ट्रैफिक है, एक बार घुस जाए निकलने में बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग प्रयास करें कि ये बीमारी अपने पास आए ही नहीं, और आए तो हम इसके संपर्क में ना आए और जितना हो शपथ लें और जिससे हम नशा ना करेंगे। बिल्कुल। स्वास्थ्य से संबंधित भी डॉक्टर प्रदीप चौरे जी से जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जब मैं एमएस कर रहा था तो मेरा एक टॉपिक था थीसिस का कि भोपाल में ओरल कैंसर्स यानी मुंह के कैंसर्स का। तो मैंने जब रिसर्च करी इस पर तो मैंने पूरा दिल्ली, बॉम्बे, एम्स में गया, वहाँ मैंने सब पढ़ा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर्स, ओरल कैंसर्स जो होते हैं, सबसे ज़्यादा एक तो इथोपिया जैसी कोई जगह है अफ्रीका में, और दूसरी हिंदुस्तान में होते हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर्स भोपाल में होते हैं, क्योंकि भोपाल में जैसा हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, गर्दा, जर्दा और पर्दा, ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। तो जर्दा खाने वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और उससे ओरल कैंसर्स, ल्यूकोप्लेकिया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये बहुत जल्दी होते हैं। इसकी बायोप्सी लेकर के पता चल सकता है जल्दी से। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि इसको बढ़ावा कम से कम देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सामाजिक वानिकी और ये सब, इसमें सामाजिक डिपार्टमेंट जो है इस पे वो लगा सकता है। जैसे इन्होंने बताया कलेक्टर साहब का आदेश है, स्कूल से इतनी दूर पे वहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं उनका क्या? जो बड़े बड़े हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे हम हीरो जिनको मानते हैं, वो लोग आगे बढ़ बढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। और वो सब नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो उनका पान पराका और उसका सब बताते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। तो उनका क्या? तो ये पान मसाले जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वो यंग जो जनरेशन है उसको अपना करके बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन आगे जा कर के ये आदत बड़ी खतरनाक हो जाती है। ओरल कैंसर्स और डेंटल सर्जन, आप अच्छे से जानती हैं इस बारे में, और ईएनटी सर्जन ही सबसे पहले इस कैंसर को पकड़ते हैं जी। और वो भी अगर जब पकड़ पाते हैं, जब ये मरीज उनके पास जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है कि जिनके इसके एडवर्टीजमेंट बंद होना चाहिए। मैंने टाटा मेमोरियल अस्पताल, कैंसर अस्पताल में भी काम किया है, तो वहाँ पर भी जो है मुहिम यही रहती है उन लोगों की भी, सर्जन्स की, कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट, बल्कि न्यूज़पेपर, बड़े बड़े न्यूज़पेपर पूरा पेज भर कर छापते हैं, इनको नहीं छापना चाहिए। क्योंकि इससे कारण कि धीरे धीरे करके, और अगर एक बार कैंसर का इलाज, जब तक कैंसर नहीं हो तब तक ही ठीक है, लेकिन जहाँ एक बार हो जाता है उसके बाद में फिर ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं युवाओं में इसे काफ़ी कूल माना जाता है कि इस चीज़ का अगर कोई उपयोग करता है तो उसको काफ़ी कूल माना जाता है। लेकिन जो परिभाषा है हमें सही समझनी होगी, और हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो जीवन है, वो सबसे पहले है। ऐसे ही जो हम बात कर रहे हैं बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी, तो हमने बात कर ली है। अगर निशक्त, आपने बताया कि विवाह की काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विवाह के साथ साथ अगर कोई निकाह करना चाहता है तो कुछ इसकी एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं? बता रहा हूँ, हमारे विभाग के द्वारा
मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कन्या विवाह और कन्या निकाह योजना चलाई जाती है। ये दोनों योजनाएं सेम हैं। वर्ग के आधार पर निकाह मुस्लिमों के लिए और विवाह सामान्य लोगों के लिए चलाया जा रहा है। इसके लिए पात्रता की शर्तें ये हैं कि वो महिला बच्ची जिसकी उम्र 18 साल हो, बच्चे की उम्र 21 साल हो और मध्य प्रदेश का निवासी हो। लड़की यहाँ की अगर है मध्य प्रदेश की, लड़का कहीं का भी हो, तो उसको हम लोग लाभ दे देते हैं। ये हमारा जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह, ये सामूहिक विवाह है, यानी कि इसमें कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा जोड़े एक साथ हों, यानी कि सामूहिक विवाह होता है। तो शासन की तरफ से वर और वधू दोनों को एक मुश्त 49,000 रुपये 49,000 दिया जाता है, उसके खाते में जमा होता है जी। और 6,000 रुपये वो संस्था, वो निकाय जो विवाह का आयोजन कराती है, उसे शासन की तरफ से प्राप्त होता है। पहले इसमें अशासकीय संस्थाएं भी ये विवाह का कार्यक्रम कराती थी, लेकिन इसको हटा दिया गया। कुछ इसमें शिकायतें प्राप्त हुई, तो अब आज के समय में या तो पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगरीय निकाय वे आवेदन करती हैं। इसके लिए एक डेट निश्चित किया जाता है। डेट ऐसा नहीं कि आप जब भी चाहें कर लें, उसके लिए नगरीय निकाय स्तर से, जनपद स्तर से हम लोग डेट मंगाते हैं जिले स्तर पर। उस डेट को माननीय कलेक्टर की तरफ से प्रभारी मंत्री जो होते हैं जिले को, उनके पास भेजा जाता है। उनके अनुमोदन के पश्चात ही पूरे साल के लिए 23-24 जैसे भी चल रहा है, तो मार्च तक का डेट हम लोग निश्चित कर चुके हैं। चूँकि डेट पहले से निश्चित रहता है, तो कोई भी उसमें आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क होता है और उसमें कोई खर्च नहीं आता जी। और बस आवेदन करना होगा, आवेदन करना होता है। जी, आवेदन आप पंचायत के माध्यम से करें, कर सकते और हैं। उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ संजय प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप चौरे से इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम संजू प्रसाद सेन है। बताइए। और मेरे सर क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे कि टेलीफोन ज्यादा सुनना पड़ता है, तो हमारे कानों का इसका विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा सर? आपने खुद ही अपने प्रश्न का जवाब दे दिया है। टेलीफोन लंबे समय तक के कान में अगर आप वो लगाते हैं ईयरफोन्स, तो उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और से सुनने की क्षमता भी कम होती है। और दूसरी चीज़, अगर मोबाइल का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो मोबाइल की जो वेव्स रहती हैं, वो वेव्स ना केवल सुनने की क्षमता पे असर करती हैं, एक जगह डैमेज करती हैं कॉकलिया में, और साथ में ब्रेन में भी डैमेज करती हैं। आपको इसीलिए बार बार बताया जाता है कि जितना दूर अपने सिर से इसको रखें उतना ठीक है। मिनिमम आप इसको इस्तेमाल करें। जो हमारा मोबाइल है ये इमरजेंसी पर्पस के लिए है, ना कि रेगुलर यूज़ करने के लिए है। तो ये बिल्कुल नुकसान करेगा। बहुत ज़्यादा इसको कान में लगा करके ना रखें। जी। तो एक तो हो गई है किसी को ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं उनके बारे में। साथ ही साथ ऑक्यूपेशन से अगर संबंधित हम बात करें, कुछ स्विमर्स होते हैं, जब वो स्विम करते हैं तो ऐसे में उनको कान से संबंधित कुछ कुछ समस्याएं जाती हैं, तो इनके बारे में भी। और कुछ लोग ऐसे मशीन वाली जगहों पर काम करते हैं जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो ये लोग कैसे बच सकते हैं? देखिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे BHEL है, और भी दूसरे लार्सन एंड टुब्रो हैं और प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स हैं। तो मैं कुछ उस जगह मंडी द्वीप में जाया करता था, तो वहाँ पर इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और इनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं कि साउंड का इनके कान पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो साउंड प्रूफ उनको वो देते हैं कान के ऊपर लगाने का, जिसमें कि डैमेज ना हो। तो ये डैमेज किसको होता है? जो लोग अपनी अड़ी में थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करते हैं ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का, उन लोगों को डैमेज करता है। धीरे धीरे करके इनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है और इनकी सुनने की क्षमता कम होती जाती है। जी। तो ये जब ही होती है जब वो उसका इस्तेमाल ना करें। दूसरा, आपने स्विमर्स का प्रश्न किया है, तो मैं खुद एक एविड स्विमर हूँ। तो स्विमिंग में जो है कुछ कान में लगाने के प्लग्स आते हैं जो कि कान में पानी को नहीं जान देते। वैसे अगर कान में पानी जाता भी है तो बाहर निकलने के बाद वो आसानी से निकल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे शरीर का
जो टेम्परेचर इतना गर्म रहता है कि कुछ इवापोरेट होकर के पानी अपने आप ही निकल जाता जी है। बिल्कुल। इसी के साथ आपसे एक और सवाल है। अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। जी। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अधिकतर लोगों को ठंड में या बरसात में गला खराब हो जाता है और ठंड में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती करेगी। तो हम ये जानना चाहिए इससे बचने के लिए कौन कौन से तरीके, कौन से उपाय हैं, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे कि गला ठीक रहे, साफ रहेगा। देखिए बहुत सालों से ये एक पुरानी बात हम लोग सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब ऐसा सीज़न आता है तो हम लोगों को हमारे पुरखे, हमारे बड़े लोग यही बताते हैं कि रोज़ सुबह गुनगुने पानी में नमक डाल करके गरारे करना चाहिए। जो नमक डालने से सोडियम क्लोराइड जो बनता है उसके कारण एंटी बैक्टीरियल रहता है वो, तो उसमें जितने गले में जो कीटाणु रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक तो ये करना चाहिए, नमक के पानी के गरारे करना। गर्म लिक्विड्स लेना चाहिए, जैसे कि आप हल्की सी गर्म दूध ले सकते हैं, हल्दी डाल के चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं। और विटामिन सी का अगर ज़्यादा सेवन करने से या सेवन करने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो गला ख़राब नहीं होगा। साथ में कुछ चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए। नींबू हो गया उस समय जब गला ख़राब हो, तो दही हो गया, केला हो गया, अचार हो गया, ये सब चीज़ें हमको उस समय अवॉइड करना चाहिए, बाद में आप ले सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन अगर आप करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में मैंने पहले भी बताया था और अभी फिर बता रहा हूँ कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सलाद और एक्सरसाइज, ये चीज़ें आपके बॉडी की क्षमता को बढ़ाती हैं। क्योंकि जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारे बड़े बोन्स जो रहती हैं, जैसे फीमर है, फीमर के बोन की मज्जा जो रहती है, बोन मैरो, उसमें टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, यानी कि बॉडी पुलिसमैन बनते हैं या आर्मी बनती है। ये जाकर के बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, संक्रमण से फाइट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस, नमक के पानी के गरारे करना, गुनगुना पानी पीना, एक्सपोजर ज़्यादा ना होना, फ्रेश फ्रूट्स लेना, एक्सरसाइज करना, ये आपको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए स्वस्थ बना के रखेंगे। बिल्कुल। रमेश कुमार सिंह जी, अगर हम बात करें अविवाहिता पेंशन योजना के बारे में, तो इससे भी जुड़ी जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ सुविधाएं, लाभ इसमें दिया जाता है? देखिए, जितने भी पेंशन योजनाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, सारी पेंशन योजनाओं में राशि जो है तो वो तो है 600 रुपये, यानी कि सबों को 600 ही मिलता है। जी। कुछ ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, यानी जिनकी शादी अगर 50 साल की उम्र तक ना हो पाए, तो उन बहनों के लिए ये पेंशन योजना शुरू की गई है। उसके लिए यही है कि उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो और मध्य प्रदेश की बहन हो तो उनको ये लाभ मिलेगा। इसी तरह से एक और है कन्या अभिभावक पेंशन। जहाँ तक पेंशन की बात चली है तो ये भी जानना जरूरी है कि कन्या अभिभावक पेंशन ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, दाम्पत्य लोग हैं, जिनके यहाँ बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं, बच्चे नहीं हैं, यानी कि शादी के बाद वो बच्चियाँ अपने घर चली जाती हैं। तो ऐसे माँ बाप को भी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कन्या अभिभावक पेंशन की पात्रता है। उम्र उनकी पति और पत्नी में से किसी एक की उम्र 60 साल उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पति की उम्र 60 साल, पत्नी की उम्र 55 भी होगी तो चलेगा। शर्त ये है कि वो इनकम टैक्स पेई नहीं हो। तो उसे भी 600 रुपये प्रति माह मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कन्या अभिभावक पेंशन के रूप में प्रति माह उसे दिया जाता है। इसके लिए भी शर्त यह है कि वो अपनी पंचायत, जनपद और नगर निगम में आवेदन करें और उसको ये 600 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन इसके लिए बहुत संवेदनशील है कि ऐसा ये ना समझें कि जिसके बच्चे नहीं हैं उसके लिए हमारी सरकार सामने आई है। बच्चे न होने पर, यानी बच्चे मतलब लड़के न होने पर भी उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जिसको लड़के हैं उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इसका नाम है कन्या अभिभावक पेंशन। इससे भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप चौरे, अगर हम बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, विषय हैं जो बहुत ज़्यादा खबरों में रहते हैं, न्यूज़ में पढ़ने को मिल जाते हैं, टीवी पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही एक जो विषय है वो चला था स्लीप एपनिया के बारे में, खर्राटों के बारे में। तो इसके क्या कुछ मतलब ये हानिकारक या खतरनाक भी हो सकता है? क्या होता है ये? जी देखिए, स्लीप एपनिया मतलब सोते सोते एकदम से सांस का रुक जाना, ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है।
क्योंकि देखिए हमारे शरीर में दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है हार्ट और दूसरा होता है ब्रेन, जहाँ पर ऑक्सीजन की उधारी नहीं चलती। उनको 24 घंटे साल भर ऑक्सीजन चाहिए। बाकी मसल्स में तो ऑक्सीजन की उधारी चलती है, बाद में भी कंप्लीट होता रहता है ऑक्सीजन का। लेकिन ऐसा होता है कि स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो गले के पीछे ट्रायंगल है, जहाँ से नाक से हवा जब हम सांस अंदर लेते हैं और वो जब सांस की नली में जाती है, लेकिन रात को सोते समय हमारी जबान जो रहती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, पीछे चली जाती है वो, और वो रास्ता ब्लॉक कर देती है। और एडेनॉइड्स अगर बड़े हों बच्चों में, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा बड़े हों, इतने ज़्यादा बड़े हैं कि सांस रोक रहे हों, नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो, उसके कारण भी सांस रोक सकती है। तो खर्राटे तो आएंगे ही, बहुत तेज खर्राटे आते हैं, लेकिन साथ में कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। तो ऐसे में खतरा रहता है, बड़ों में खतरा रहता है हार्ट अटैक का या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन में सीवीए का, जबकि एकदम से पैरालिसिस जैसा भी हो सकता है, डेथ तक की हो सकती है इसमें। आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि एक हमारे एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, हमने उनको खो दिया, बप्पी लहरी जी थे। बप्पी जी लहरी जी का एक तो वजन भी बहुत ज़्यादा था, दूसरा हो सकता है कि अल्कोहल हो या ना हो, वो दूसरी बात है, लेकिन वो स्लीप एपनिया के कारण ही उनकी डेथ हुई थी। और इसमें एक और चीज़ होती है अल्कोहल, जो अल्कोहलिक्स रहते हैं, जो शराब, अगर अत्यधिक शराब की मात्रा के सेवन से जो यूविला जो रहता है ऊपर से लटकता है गले में पीछे की तरफ, वो फूल जाता है और वो पीछे जाकर के सांस रोक देता है। तो स्लीप एपनिया इज अ डेंजरस कंडीशन, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, और इससे बचने का यही है, जो अल्कोहल ले रहे हैं अल्कोहल उनको बंद करना चाहिए। नाक की हड्डी का टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है तो उसका करेक्शन करवाएं। टॉन्सिल्स एडेनॉइड्स अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसका ऑपरेशन करा करके निकलवाएं इसको। और एक्सरसाइज तो है, वजन कम करें, सबसे बड़ी बात जी। वजन, क्योंकि जितने भी मोटे लोग आप देखेंगे सबको स्लीप एपनिया है। बिल्कुल, स्लीप एपनिया या खर्राटे जो रहते हैं वो उनको रहता ही है, इसलिए वजन कम करना बहुत। और एक और चीज़ हमारे यहाँ पर बड़ा अच्छा योग जो होता है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रष्टिका, ये सब एक्सरसाइज करके और साथ में पद्मासन में बैठ करके ओम का उच्चारण लंबे समय तक के, तो उससे वो रास्ता जो हमारा ट्रैक क्लियर होता है। जी। खर्राटे अगर किसी को आ रहे हैं तो इसका इलाज क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये 4-5 चीज़ें आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा फिर एक्सेसिव खर्राटे और स्लीप एपनिया में हम लोग फिर ऑपरेशन करके इसको ठीक करते हैं, जैसे फेरिंगोप्लास्टी बोलते हैं। तो उसमें जो रास्ता है हम उसको थोड़ा सा खोल देते हैं, वो रास्ता खोलने से सांस मुंह से या नाक से अंदर पहुंच जाती है, खर्राटे भी नहीं आएंगे और साथ में स्लीप एपनिया भी नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत ही डाइसी सर्जरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रास्ता खुल जाता है तो फिर पानी पीने के बाद नाक में से आना शुरू हो जाता है पानी। तो फेरिंगोप्लास्टी एक्सपर्ट से ही होना चाहिए, जिसने खूब सारी फेरिंगोप्लास्टीज करी हैं और जो इसमें ट्रेंड हो, तो इसका भी इलाज है। बिल्कुल। रमेश कुमार सिंह जी, अगर हम वृद्धजनों की बात करें तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जो उनके परिवार के बच्चे जो रहते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप वृद्धाश्रम में चले जाइए, वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे में आपके विभाग के द्वारा क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या कुछ आश्रय चलाए जा रहे हैं? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर हमारे यहाँ से लगभग 18 से 20 ऐसी संस्थाएं हैं, NGO हैं, जिनको कि वृद्धाश्रम चलाने के लिए मान्यता है, लेकिन 6 संस्थाएं हैं जो वृद्धाश्रम चला रही हैं। परी बाजार में आपने सुना होगा आसरा वृद्धाश्रम, जिसमें कि 80 वृद्ध वहाँ निवास करते हैं जी। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से उसमें जितने भी कर्मचारी वहाँ पर हैं उन सबों का मानदेय विभाग के द्वारा दिया जाता है। जितने भी लोग वहाँ निवासरत हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये अभी वर्तमान में सरकार दे रही है। उनका समय समय पर परीक्षण भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाता है। उनका आधार कार्ड, समग्र आईडी भी बनवाया गया है, वोटर आईडी भी बनाया गया है। लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो कि अपने स्तर से ही वृद्धाश्रम चला रही हैं जी, जिसमें कि अपना घर है। इन लोगों को केवल विभाग से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसे सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता जी। वो अपने स्वेच्छा से चलाते हैं। वृद्धाश्रम में निवास करने के लिए आवश्यकता है कि उस वृद्ध महिला और पुरुष की उम्र 60 या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 60 साल से कम उम्र है तो उसे वृद्धाश्रम में
नहीं रखा जा सकता। वृद्धाश्रम में जो रह रहे हैं उनके लिए सुबह से लेकर के शाम तक चाय, नाश्ता, दोपहर में खाना, रात का खाने की व्यवस्था रहती है और उनका समय समय पर चिकित्सकों के द्वारा परीक्षण किया जाता है, बीमारी होने पर भी। अभी हमारे पूर्व कलेक्टर अभी थे, उन्होंने आसरा वृद्धाश्रम में एक ई रिक्शा भी अभी दिया है, जिससे कि अगर वृद्धों को कोई दिक्कत हो तो उसे उसके तहत हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हो रहा है, शासन इसमें प्रयासरत है, सहायता कर रही है। असामाजिक अशासकीय संस्थाओं भी इसमें काफ़ी आगे आई हैं। अभी लगभग 300 से 400 लोग विभिन्न जिलों के यहाँ निवासरत हैं विभिन्न वृद्धाश्रमों में। तो जिनके पास आश्रय नहीं है उनके लिए आश्रय के लिए भी बहुत सारे जगह चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ वृद्धों की अगर हम बात करें तो ऐसा डॉक्टर प्रदीप चौरे जी बोला जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो सुनने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो क्या ये सभी में देखा जाता है या फिर कुछ लोगों में ही होता है? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर वृद्ध व्यक्ति या उम्र दराज व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम हो जाए। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि उसने उसकी पिछली ज़िंदगी में उसका खान पान, उसकी एक्सरसाइज और कैसी रही। क्योंकि अगर आप अपनी यंग एज से ही अगर आप एक्सरसाइज करने वाले रहे हो, अच्छे स्वस्थ रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका उसमें जो उम्र की बीमारियां होती हैं 3-4 होती हैं, जैसे एल्जाइमर्स होती है, पार्किंसोनिज्म होती है, और ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ आप हमारे जो दर्शक हैं इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ईश्वर ने 84 लाख योनियों के बाद में हमको इतना अच्छा शरीर दिया है, और उसके बाद में भी हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पुण्य किए होंगे जो भारतवर्ष जैसी देश में हमको जन्म मिला है, और उसके बाद में भी हम लोग ऐसे समय में रह रहे हैं जो कि हमने क्या क्या त्रासदियां देखी हैं। इसलिए अपने आप को खुद को इतना सक्षम बनाएं, और बचपने से अपने बच्चों को और सबको ट्रेनिंग देना चाहिए कि एक्सरसाइज करो, डाइट करो, अपने आप के शरीर के साथ में कुछ भी गड़बड़ ना करें, दिनचर्या ठीक रखें, तो आप कभी आपको जिंदगी में बीमारी नहीं होगी। श्री रमेश कुमार सिंह जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे दर्शकों के लिए। हमारा विभाग जिसका कोई नहीं उसके लिए है, वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो। जैसा कि वृद्धाश्रम के बारे में बता रहा था मैं, तो जो वृद्ध हो गए हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था शासन ने किया है। तो जिसका कोई नहीं है उसके लिए हमारा विभाग है, इसमें आप लोग आएँ, सहयोग लें और प्रसन्नचित्त रहें। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें अवश्य लें। शादी करना है तो कन्यादान में आएँ, विकलांग हैं तो सहायता के लिए आप आगे आ सकते हैं, वृद्ध हैं तो वृद्धाश्रम है। तो इस तरह से सामाजिक न्याय विभाग सदैव आप लोगों के साथ है, आपकी सहायता के लिए आगे है, तत्पर है। बिल्कुल। तो विभाग साथ में है, डॉक्टर साथ में है, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हम भी आगे आएँ और जो समाज है उसके कल्याण में अपनी भागीदारी निभाएं। आप दोनों हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।